हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें, और प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएंगी और उसे भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टीजीटी, पीईटी, एलटी, यूजीसी नेट सभी के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है नौ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला क्वेश्चन है। और ये ऑप्शन है नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है। बी पॉइंट है ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे। सी है शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुज्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। डी ऑप्शन है टीएच ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया। क्या पूछा है इसमें, कौन सा सही नहीं है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए ग्रीन ने उदारवादी परंपरा को आदर्शवादी परंपरा के साथ जोड़कर उसे नकारात्मक स्वतंत्रता और संकीर्ण व्यक्तिवाद के दायरे से बाहर निकाला। ठीक है, जबकि शास्त्रीय उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है। लास्ट की लॉक, मिल, ग्रीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉक। ठीक, तो व्यक्ति उदारवादी राजनीतिक दर्शन का पिता जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। और जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया कि शासन जनता की सहमति पर होना चाहिए। क्या कहा है, शासन जो है वो जनता की सहमति पर होना चाहिए। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी जॉन लॉक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एक समाजवादी राज्य बल देता है राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक समानता या आर्थिक सुधार पर, निजी संपत्ति के अधिकार पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। डी ऑप्शन, और राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए आर्थिक समानता या आर्थिक सुरक्षा पर। ठीक है, तो समाजवाद के समर्थक राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकर मानते हैं। क्या मानते हैं, सकारात्मक। ठीक है, भलाई का उपकर मानते तथा राज्य के धनी और निर्धन वर्गों के बीच की जो खाई है, ठीक है, जो दूरी है, उसे यथासंभव कम करने पर सारा बल देते हैं। और इसके लिए वे उत्पादन के साधन, वस्तुओं को जो विनिमय है, उसका वितरण है, ठीक है, आदि चीजें जो भी है उसे सार्वजनिक रूप से, ठीक है, सार्वजनिक, उसे सार्वजनिक रूप से प्रतियोगिता स्वामित्व और प्रतियोगिता की समाप्ति, सामाजिक न्याय आदि के विषय में वो समर्थन करते हैं। और कहा जा सकता है कि एक समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर बल देता है। तो एक जो है किस पर बल देता है, आर्थिक समानता पर। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, साम्यवादी यह प्रतिक्रिया करते हैं कि समाजवादी राज्य अब तक के शोषकों का शोषण करेगा। सेकेंड पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करेगा, प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। थर्ड पॉइंट है, पूंजीपतियों के विरुद्ध गुटों के हित के लिए लड़े गए युद्ध में भाग नहीं लेगा। फोर्थ पॉइंट है, उपकरण तथा वितरण के साधनों पर, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सामाजिकरण करेगा। तो साम्यवादी ये प्रतिक्रिया करते हैं, प्रक्रिया जो है ये साम्यवादी क्या करते हैं, ये प्रतिपादित करते हैं। यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा प्रतिपादित, प्रतिपादित करते हैं। तो प्रतिपादित करते हैं कि समाजवादी राज्य जो है क्या करेगा, और राइट ऑप्शन हो जाएगा अब तक के शोषकों का शोषण करेगा। और दूसरा पॉइंट है, उत्पादन तथा वितरण के साधनों का सामाजिकरण करेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए साम्यवाद की स्थापना से पहले एक अंतिम अवस्था को पार करना होगा, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सामाजिक जो स्वामित्व है, ठीक है, स्वामित्व स्थापित करके पूंजीवाद के अंतिम जो अवशोषक हैं, ठीक है, उनको क्या होगा, हटाना होगा। और मार्क्स ने इस अवस्था को समाजवाद की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, समाजवाद की संज्ञा दी है कार्ल मार्क्स ने।
और इसकी विशेषता सर्वहारा का अधिनायक तंत्र होगी और इस अवस्था में राज्य का स्वरूप अपने पूर्ववर्ती राज्यों की तरह ही उत्पीड़नकारी होगा, परंतु जो पूर्ववर्ती राज्य है उनके विपरीत इसमें पुराने जो शोषक वर्ग हैं अर्थात जो पूंजीपति हैं का उत्पीड़न किया जाएगा। निर्धन शोषित वर्ग का नहीं किया जाएगा, जो शोषित वर्ग है उनका नहीं किया जाएगा, निर्धन वर्ग का नहीं किया जाएगा। और समाजवाद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करेगा और अपनी जो काम करेगा उसी के अनुसार उसे प्राप्ति भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किसने प्रस्तुत किया है? हीगल ने, कांट ने, बोसाके ने, लास्की ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा इमैनुअल कांट। देखिए, कांट के अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते अपने आप में क्या है? साध्य है। ठीक है, और वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। और प्रत्येक मनुष्य को इस दृष्टि से देखने की सदिच्छा का एक निरपेक्ष आदेश है कि अर्थात यह ऐसा नियम है जिसके साथ कोई शर्त नहीं जोड़ी जा सकती है। और अर्नेस्ट बार्कर ने इस नियम को मानव स्वतंत्रता का आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किया है। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर ने इसको क्या कहा है? मानव स्वतंत्रता। ठीक है, मानव स्वतंत्रता का आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किया है। और कांट ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन प्रस्तुत किया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिवादी विचारक गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता था? एडम स्मिथ, बेंथम, मिल, स्पेंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल। ठीक है, तो व्यक्तिवादी विचारक जेएस मिल। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, मिल है और समाज जो है मिल गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता था। और मिल ने जहां राजनीतिक क्षेत्र में विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता तथा संवैधानिक शासन प्रणाली की पैरवी की थी, वहां आर्थिक क्षेत्र में उसने उदारवादी मूल्यों के साथ समाजवादी मूल्यों का संयोग स्थापित करके उदारवाद को एक नई दिशा भी दी थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से संबद्ध नहीं है? वर्ग संघर्ष, दंडात्मक भौतिकवाद, क्रांति, संपत्ति का अधिकार। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन संबद्ध है और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग युद्ध, मूल्य का श्रम सिद्धांत, क्रांति आदि। तो संपत्ति का अधिकार जो है मार्क्सवादी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन इससे संबद्ध नहीं है। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, कथन और कारण। तो कथन पढ़ते हैं। कथन है, मार्क्सवाद का अभिष्ट पूंजीवाद को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकना है। कारण क्या है? इसका मानना है कि पूंजीवाद से समाजवादी स्वामित्व में संक्रमण क्रमिक होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर क्या है? वो गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए गलत है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, मार्क्स कहता है कि पक्ष से प्रतिपक्ष, ठीक है, पक्ष से प्रतिपक्ष का विकास धीरे धीरे क्रमशः कैसे होगा? अदृश्य रूप से होगा, यानी दिखाई नहीं देगा। परंतु इन दोनों के संघर्ष के समपक्ष का आविर्भाव आकस्मिक रूप से होता है, जैसे पानी भाप बन जाता है। सामंतवाद पूंजीवाद में बदल जाता है, पूंजीवाद जो है समाजवाद में बदल जाता है। और मार्क्स ने इस आकस्मिक परिवर्तन की संकल्पना क्रांति के रूप में की है। किसमें, किसके रूप में की है? क्रांति के रूप में की है। अतः उसके विचार से क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, रॉबर्ट नॉजी के कार्यों को आप किस सिद्धांत के तरह वर्गीकृत कर सकते हैं? उदार सिद्धांत, स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत, सामुदायिक सिद्धांत, अराजकतावादी सिद्धांत। और राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत। ठीक है, क्या पूछा है? रॉबर्ट नॉजी के कार्यों को आप किस सिद्धांत की तरह वर्गीकृत कर सकते हैं? ठीक है, देखिए
रॉबर्ट नोजिक के कार्यों को स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और रॉबर्ट नोजिक नव उदारवादी विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक क्या है? नव उदारवादी जो विचारधारा है, ठीक है, उसके क्या है? प्रमुख जो है समर्थक है। ठीक है, जिसने न्याय के संबंध में बृहद विश्लेषण किया है। किसके संबंध में? न्याय के संबंध में। ठीक है, जस्टिस के संबंध में इन्होंने विश्लेषण किया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, लेनिन के द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए कौन सा सही योगदान किया गया था? उपनिवेशवाद का सैद्धांतिक विश्लेषण, बी है अधीनस्थ के सिद्धांत, सी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा, डी है वैनगार्ड पार्टी का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक विश्लेषण। और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, लेनिन द्वारा मार्क्सवाद के सिद्धांत और कार्यप्रणाली के लिए वैनगार्ड पार्टी, ठीक है, का सिद्धांत और उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक विश्लेषण का योगदान किया था। और लेनिन ने उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उस विश्लेषण को जारी रखा जो पूंजीवादी, ठीक है, विधि थी, उसके उस विश्लेषण को जारी रखा जिसे मार्क्स ने पूंजी में जो है किया था और मार्क्स साम्राज्यवाद की परिस्थितियों में आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के नियमों को उजागर किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, निम्न में से किन समाजवादियों को नैतिक समाजवाद की मानववादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? एडवर्ड बर्नस्टीन, विलियम मॉरिस, व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स। और राइट ऑप्शन हो जाएगा विलियम मॉरिस। देखिए, विलियम मॉरिस जैसे समाजवादी को नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है इन्हें। ठीक है, और मानववाद मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला अध्ययन, दर्शन या अभ्यास का दृष्टिकोण है। ठीक है, और मानववाद एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है जो मानवीय तर्क, नैतिकता और न्याय का समर्थन करती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, फांसीवाद कथन है फांसीवाद प्रजातंत्र का शत्रु है। तर्क है यह व्यक्ति स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी दोनों ही सही और इसका स्पष्टीकरण भी करते हैं। यानी फांसीवाद क्या है? वो प्रजातंत्र का शत्रु है, बिल्कुल सही है, प्रजातंत्र का दुश्मन है। और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? पूर्ण रूप से उसे नष्ट करता है, खत्म करता है। तो दोनों ही सही और इसका स्पष्टीकरण भी सही और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि फांसीवाद क्या है? एक तानाशाही विचारधारा वाली शासन प्रणाली और यह प्रणाली प्रजातंत्र या लोकतंत्र को शत्रु के समान देखती है और फांसीवादी विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतः नष्ट करता है। ठीक है, तो कारण और कथन और कारण दोनों सही है। 13 क्वेश्चन है, एडम स्मिथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, वे हस्तक्षेपवाद के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज्य के नहीं। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम नियमों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया। इसमें से कौन सा सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी से फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही इसमें क्या है? सही है। ठीक है, सेकेंड भी और फर्स्ट भी। ठीक, देखिए एडम स्मिथ से संबंधित दोनों कथन सही है और एडम स्मिथ एक जो है नीतिवेदता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थी। ठीक है, अर्थशास्त्री थे। उनकी महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस और इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, मार्क्सवादी परिपेक्ष में राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ये ऑप्शन है, राज्य समाज की अधिसंरचना का एक घटक है। बी है, सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा। सी है, राज्य समाज में विरोधपूर्ण वर्ग विभाजनों की रचना है। डी है, अधीनस्थ वर्गों के लिए सदैव अधिनायकवादी होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बी है, सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा। राइट ऑप्शन बी है। देखिए, सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा, यह कथन मार्क्स परिस्थिति में सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक, यानी जो कथन गलत है, त्रुटि है। मार्क्स का मानना था कि सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य समाप्त नहीं होगा,
ठीक है। राज्य जो है इसका मानना था कि सर्वहारा जो क्रांति होगी उसके बाद समाप्त नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बल्कि क्रांति के बाद समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। इसका कहना था कि जो क्रांति होगी तो उसके बाद समाजवादी समाज की स्थापना होगी और धीरे धीरे क्या होगा, फिर राज्य क्या होगा, विलीन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की धारणा थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिकारवादी राज्य की विशेषता नहीं है? सार्वजनिक हितों को सरकार परिभाषित करती है, बी है राजनीतिक विरोध देशद्रोह है, सी है राज्य की विचारधारा या आनंद को परिभाषित करती है, डी है सरकार की मुख्य रूप से करारोपण विदेश नीति कानून और व्यवस्था तक सीमित रहती है। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे ये विशेषता नहीं है, यानी सरकार की मुख्य करारोपण विदेश नीति और ये व्यवस्था तक सीमित रहती है। देखिए, सरकार मुख्य रूप से करारोपण विदेश नीति कानून व्यवस्था तक सीमित रहती है, यह कथन सर्वाधिकारी राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, और सर्वाधिकारवादी अवधारणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था मानती है। ये राज्य को क्या मानती है, सर्वश्रेष्ठ संस्था मानती है, और यह अवधारणा तानाशाही का ही रूप है। ठीक है, सर्वाधिकारी का मतलब फांसीवाद, फांसीवादी जो होते हैं उन्हें सर्वाधिकारवादी कहते हैं। तो सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही है और राज्य के बाहर कुछ नहीं, ऐसा सर्वाधिकारीवादियों का मानना है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है? ए ऑप्शन है किसी भी संस्था को जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है, बी है राज्य को ऐसी संस्था के रूप में देखती है जो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करेगी, स्थापित करेगी, सी है राज्य के प्रति गैर आलोचनात्मक भक्ति भाव विकसित करती है, और डी है यह उन संस्थाओं के बीच अंतर नहीं कर पाती जो राज्य के भाग हैं और राज्य के बाहर हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या पूछा है, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है। देखिए, किसी भी संस्था को जो व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है राज्य के साथ जोड़ देती है, कथन राज्य के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की कमजोरी है, और शेष अन्य कथन जो है वो राज्य के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, जो अन्य कथन है वो विशेषताएं हैं सारी। ठीक है, 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है 1 पॉइंट है कि उदारवादी नौकरशाही की आलोचना वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र, ठीक है, अधीनस्थता होगा यहाँ पे, के यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है नव दक्षिणपंथी नौकरशाही को स्वार्थी और कुशल बनाते हैं। ठीक है, स्वार्थी और अकुशल होगा यहाँ पे। ठीक है, अकुशल, स्वार्थी और अकुशल बनाते हैं। और थर्ड पॉइंट है मार्क्सवादी नौकरशाही की भर्त्सना खुलेपन और जवाबदेहिता की कमी के लिए करते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सेकंड और थर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी 2 और 3, ये यानी नव दक्षिणपंथी नौकरशाही को स्वार्थी और अकुशल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकुशल होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो अकुशल होगा यहाँ पे। और मार्क्सवादी नौकरशाही की स्वार्थी और अकुशल बनाते हैं, और नौकरशाही की भर्त्सना खुलेपन और जवाबदेही कमी के लिए करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और नौकरशाही के संबंध में ये थर्ड, सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और नौकरशाही का बृहद विश्लेषण प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर ने जो है दर्शन है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कल्याणवाद, विकास और वैश्वीकरण, डी है उदारीकरण और आधुनिकीकरण, और राइट ऑप्शन निजीकरण और उदारीकरण। देखिए, राज्य को पीछे धकेलो यह अवधारणा निजीकरण और उदारीकरण से जुड़ा है। उदारीकरण राज्य के अहस्तक्षेप नीति का समर्थन करता है। किसका करता है? उदारीकरण अहस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, तो इसका समर्थन करता है उदारीकरण। ठीक है, तो उदारवाद के सूत्रपात के रूप में जॉन लॉक को जैसा कि जाना जाता है, और जॉन लॉक उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है और जनक है, और उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती है। ठीक है, किस अवधारणा से जुड़ा है? तो निजीकरण और उदारीकरण से जुड़ा है। राज्य को पीछे धकेलो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? एफ ए हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी सभी। ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक। और एफ ए है कि मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक नव उदारवादी विचारक हैं और उनकी मान्यता है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवादी परंपरा के कुछ विचारकों ने यह अनुभव किया कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत विस्तृत कायदे कानून और अनुचित कर प्रणाली लागू करके व्यक्ति की स्वतंत्रता में भारी कटौती करता है। ठीक है, अतः उन्होंने उदारवादी चिंतन में अहस्तक्षेप मूलक दृष्टिकोण को वापस लाने की इन्होंने वकालत की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, संस्थावाद, व्यवहारवाद, क्रीड़ा सिद्धांत। ठीक, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद। देखिए, ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है। किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है। और इतिहास की भौतिकवादी या अर्थशास्त्री व्याख्या इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास की किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध, समाज की जो आर्थिक संबंध है, समाज की प्रगति का रास्ता, ठीक है, प्रगति का रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करने में बढ़कर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और अर्थात आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐतिहासिक भौतिकवाद। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।